कटा हुआ तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं, एकदम परफेक्ट। जी चलिए शुरू करते हैं। ठीक। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वह गुलाम, या यूं कहिए कि जिस कौम को गुलाम बनाना हो उसका इतिहास मिटा दीजिए। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। अंबेडकर नामा की एक खास सीरीज चल रही है, काशीनामा, जिसमें हम काशी राम जी के राइटिंग्स, स्पीचेज, उनसे जुड़े संस्मरण, तमाम चीजों पर बात कर रहे हैं। और इतिहास बनने बनाने में संग्रहकर्ता की बहुत बड़ी भूमिका होती है, म्यूजियम की भूमिका होती है, और जो संग्रह करते हैं मटेरियल, उनकी भी भूमिका होती है। और आज मैं आपको एक खास मेहमान से मिलाने जा रहा हूं, जो एक बड़े संग्रहकर्ता हैं, सोबरन सिंह साहब। सोबरन सिंह आगरा में रहते हैं आजकल। इटावा में काफी दिन उनका बीता, वहां मतलब 3 दशक से ज्यादा रहे हैं। रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, काफी एक्टिव हैं, बसपा से जुड़े हुए हैं। और 1980 से बहुजन संगठन और उससे जुड़े तमाम जो इस तरह के लिटरेचर हैं, 1980 से बसपा से जुड़े रहे हैं, और बहुजन संगठन का एक बहुत बड़ा संग्रह उनके पास है, लगातार उसको पढ़ते रहे हैं। और उस मैगजीन को एकत्र करने में उनकी माँ की भी बड़ी भूमिका रही है। तो आज सोबरन सिंह साहब से उनके संस्मरण, और वो इतने बड़ा संग्रह करता है, कैसे ये सब हुआ ये सब जानेंगे। सोबरन सिंह साहब, आपका स्वागत है अम्बेडकर नामा में। धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे बोलने का और मेरा परिचय अंबेडकर नामा के द्वारा दर्शकों को देने का प्रयास किया। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनका भी आभार। और चूंकि आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, 3 जून 95, 26 साल पहले इस मिनी भारत उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है। और मानवर कांसीराम साहब का मानना था कि हमारी जरूरत सामाजिक परिवर्तन की है, ना कि सामाजिक न्याय की। तो आज के दिन से एक तरह से अगर देखा जाए तो सामाजिक परिवर्तन दिवस है, और उसे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर से मना रहे हैं। और उन सभी कार्यकर्ताओं और देशवासियों को मैं मंगल कामनाएं और बधाई देना चाहता हूं आपके अंबेडकर नामा के मार्फत। धन्यवाद। तो आज और पार्टी या किसी नेता या कार्यकर्ता ने कोई लेख लिखा उनके ऊपर, बहन जी के ऊपर, कि 3 जून ऐतिहासिक दिन है? कोई लेख अखबार में छपा, किसी ने लिखा? देखिए, आप जहां तक अखबार की बात करते हैं तो अखबार शुरू से ही इस बहुजन समाज पार्टी या इस व्यवस्था के खिलाफ रहा है। और खास तौर से जो बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज से मानवर साहब का अभिप्राय था शूद्र समुदाय से। और शूद्र समुदाय को टुकड़ों में बांटा गया है, एससी, एसटी, ओबीसी। और मानवर कांसीराम साहब का मानना था कि जो माइनॉरिटी को भी उन्होंने बहुजन समाज में जोड़ा। तो मूल रूप से जो माइनॉरिटी है इस मुल्क का, वो 80% एससी, एसटी से कन्वर्टेड ही है, ओबीसी इनसे कन्वर्टेड है। और वो चूंकि इतने समय पहले कन्वर्ट हो चुका है कि वो भूल चुका है अपना इतिहास, कि हम शुरू में एससी थे, एसटी शूद्र थे। तो उसको भी मतलब 20% जो माइनॉरिटी है वो मूल है, 80% शूद्र समुदाय से कन्वर्टेड है, जुर्म जातियों से आगे जाके। और चूंकि वो इतने साल पहले। मेरा सवाल सीधा था कि आज के संदर्भ को याद करते हुए किसी ने कोई लेख लिखा है, मतलब कुछ काम, ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। और उन्होंने, काशीराम जी ने बहुजन संगठक में ही एक लेख लिखा था, जिसमें मैंने वीडियो बनाया है अम्बेडकर नामा पे। आप देखिएगा। बहरहाल चलिए, कोई बात नहीं, किसी ने नहीं लिखा, कोई बात हाँ, नहीं। नहीं नहीं, आपके
आपके प्रश्न पे आता हूँ। आज अगर आप फेसबुक, ट्विटर और इत्यादि सोशल मीडिया पर देखें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे मानवर साहब मन मीडिया कहते थे, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। और चूंकि आपने आज के संदर्भ में पूछा है, तो अभी हाल ही के संदर्भ में बताता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने 5 प्रांतों में जो चुनाव हुए, उनमें 4 प्रांतों में असम को छोड़कर जोर शोर से चुनाव लड़ा, लगभग सारी सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन आप किसी भी मैगजीन में, पत्र में या मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका जिक्र नहीं देखेंगे। तो हमारे साथ हमेशा यही सौतेला व्यवहार होता रहा है, इसलिए कांसीराम साहब ने इसका मन मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का शुरू से ही बहिष्कार करके चले। और मैं उस तो बहिष्कार कह रहा हूँ, हम जिस पे बात कर रहे हैं यही हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है। और ये बताइए कि आपने जो एक है मिनट आपने बताया ना, जिस सोशल मीडिया पर हम बात कर रहे हैं वही मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी 30 तारीख को बहुजन यूट्यूबर की मीट हुई, और उसमें एक बहुजन समाज पार्टी के लीडर को आमंत्रित किया गया, और उस मीट में वो कम से कम 3-4 दफे कहते रहे कि वो आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, और अभी आ रहे हैं, लेकिन वो अंत तक नहीं आए। और जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया को, वो भी आपकी उपेक्षा करता है। उस मीट में आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जिसको आप सोशल मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, हमारे लिए यही मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो वही उपेक्षा करता। अगर वो उपेक्षा ना करता होता तो मतलब आज दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती। नहीं, नहीं, मैं उस मीटिंग में था, 30 तारीख की जो मीटिंग थी, और मेरा एक लेक्चर भी था वहाँ पर। कई बार कहते रहे कि एमपी साहब आ रहे थे, एमपी साहब आए कहाँ? वो तो बहन जी के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। कहाँ है वो? उनको तो इन्विटेशन नहीं, बकायदा गया था। नहीं, नहीं, अगर एमपी साहब ने टाइम दिया होता तो वो जरूर आते। एक काम कीजिए, आप किसी बसपा के एमपी का टाइम लेके मुझे दीजिए, मैं अम्बेडकरनामा पे इंटरव्यू करता हूँ। ऐसा है ना, हमने कहा कि ये जो सोशल मीडिया है, आपने कहा टाइम लेके दीजिए, तो आपको मैं बताऊं कि सिद्दीकी का नाम सुना होगा आपने, हुँ। नई जमीन के संपादक रहे हैं, और ये बसपा से 6 महीने जुड़े रहे। 6 महीने जुड़े रहने के बावजूद बेंजी से मात्र 5-7 मिनट मिल पाए। तो इनकी पीड़ा ये थी। तो हमें मीडिया पे फोकस नहीं करना, हमें काम पे फोकस करना है। अगर आप ठीक है, इंटरव्यू ले चलिए रहे हैं, हाँ, आइए, हमें अपने काम पे फोकस बात करना करते है। और हैं। तो कांसीराम साहब ने, मत हाँ जाइए ना, बताएं, सीधे पॉइंट पे आइए। कौन है, कहाँ उसमें नहीं जा रहा है, पॉइंट पे आइए सीधे, जो हम आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए खाली, इधर-उधर मत जाइए। आप ये बताइए कि कांशीराम साहब ने कई तरह के पत्र-पत्रिकाएँ विभिन्न भाषाओं में निकाले, निकाले कि नहीं निकाले? बिल्कुल निकाले। उस समय उनके नहीं, पास पैसे जब भी हम कम रहे। देखिए, जब आप पूछ रहे हैं तो फिर हमें विस्तार से जाना पड़ेगा, तभी तो बात हमारी क्लियर हो पाएगी। अगर हम ये इधर-उधर नहीं जाएंगे, विस्तार से नहीं बताएंगे, तो हमारी बात क्लियर हो ही नहीं पाएगी। ड्राइंग रूम में गपशप करना हो तो विस्तार से, जब मीडिया पे बात करें उसकी एक सीमा होती है, समय की सीमा होती है। 20 मिनट आपसे बात करेंगे। तो सीधा टू द पॉइंट उन्होंने निकाला ना, बहुत सारे अखबार, पत्र-पत्रिकाएँ निकाला कि नहीं निकाला? उन्होंने निकाला, उसके बाद बहन मायावती जी ने भी निकाला मायायुग। चलिए, बहुत बढ़िया। तो महायुग चल रहा है। मायायुग इसलिए नहीं चल रहा है कि जिनके सहयोग से निकाला था उनको राज्यसभा में भेजा, उन्होंने करोड़ों रुपए का घपला करके धोखा दिया। चलिए, खैर कोई बात नहीं है। चलिए, इस सब बात को छोड़िए। कौन क्या नहीं, कि काम करने वाले लोग काम करते हैं, और एक्सक्यूज़ नहीं होता है कभी। और इसी लॉकडाउन में हमने भी अम्बेडकरनामा चलाया, घर बैठ के मोबाइल से आपसे बात कर रहे हैं। हम तो कोई चंदा भी नहीं लिए, ना हम एमपी हैं, ना कोई फंड हमको, आप भी चंदा नहीं दिए, कोई च नहीं लिए चंदा, माँगे नहीं ना। लेकिन चल रहा है ना, हज़ारों लोग सुन रहे हैं ना, रोज़। सुन रहे हैं कि नहीं आप सुन? आपको सुन रहे हैं तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि अभी 16 मई को ट्विटर ट्रेंड चला था, नेशन वांट्स बहन जी, आपको मालूम है? चलिए,
आप कांशीराम जी से कब और कैसे मिले? कांसीराम जी से ऐसा हुआ कि मैं इटावा में रेलवे में सर्विस करता था। तो उस दौरान, चूंकि इटावा छोटा शहर है, कस्बा नुमा शहर है, तो अमूमन सभी लोगों से जान पहचान हो जाती। चूंकि मैं स्टेशन पर था, तो इस नाते भी जान पहचान लोगों से हो गई। तो मेरी कांसीराम साहब से मुलाकात हुई पहली दफे चंडीगढ़ में 14 अक्टूबर सन 1981 को, बामसेब के थर्ड नेशनल कन्वेंशन। और उससे एक साल पहले मैं बहुजन संगठन के मार्फत उनके आंदोलन को समझने लगा था और मेरा वैचारिक तौर पर उससे जुड़ाव होने लगा था। और अगस्त 82 में हम लोगों ने रेलवे के मनोरंजन सदन में एक प्रोग्राम करवाया था, जिसमें श्री RN आर्या और भास्कर जी, जो उस टाइम टेलीफोन डिपार्टमेंट में थे, टेलीफोन और PNT अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए थे, वो टेलीफोन में दोनों लोग थे, एक फिरोजाबाद थे, एक मथुरा थे। RN आर्या जी बाद में राज्यसभा भी सांसद बने, तो वो हम लोगों को कैडर देने आए थे। और उसके बाद हम लोग थर्ड नेशनल कन्वेंशन में गए थे, वहीं मेरी पहली मुलाकात हुई थी। हम 5 लोग इटावा से गए थे, जिसमें 3 लोग हम रेलवे के थे, मैं, श्री रामस्वरूप बाबू, श्री BL बंसल, और 2 लोग मास्टर पन्नालाल और श्री मास्टर पन्नालाल GIC के मास्टर थे, और श्री SR। उसके बाद मुलाकात हुई? उसके बाद तो अनगिनत मुलाकातें हुई। वो इसलिए हुई कि मानवर कांसीराम साहब में काम करने का एक जुनून था, और वो बैठते नहीं थे, निरंतर काम करते रहते थे। तो काम करने के लिए वो भाग दौड़ भी बहुत करते थे। तो उसके बाद जल्दी ही मेरी मुलाकात होती है 22 अप्रैल 82, मतलब अक्टूबर अप्रैल, 6 महीने के अंतराल में। वो हमारे यहाँ अंबेडकर जयंती का प्रोग्राम था, और मैं मानवर कांसीराम साहब को उरई से लेने के लिए गया था, और उरई से लेकर आया इटावा। और हालात ये थे कि हम लोग किस तरह मानवर साहब को मैनेज करते थे, लाते थे, तो हम ही लोग जानते हैं। और आजकल तो साधन संपन्न है, जरा सा आंदोलन खड़ा कर लेते हैं तो तमाम। लेकिन उस टाइम हमारे पास पेट्रोल, उन्होंने, उरई वालों ने कहा था कि जीप तो हम दे देंगे, पेट्रोल आपको डलानी पड़ेगी। तो पेट्रोल डला के, और वो पेट्रोल डली थी करीब 250 रुपए की, डीजल डला था, तो वो डला के वो भी मतलब हमको बड़ा भारी मालूम पड़ा था। तो इस तरह साधनहीन लोग थे, और हम लोग लेके आते थे। तो आपको जानकारी नहीं होगी, बातचीत हुई है कांशीराम जी की? बातचीत हुई है। इटावा में कांसीराम साहब मेरे रेलवे के क्वार्टर में रुकते थे, और बहुत घनिष्ठता और बहुत निकटता है। अच्छा, ये बताइए, अब आते हैं इस पे, आपके पास बहुजन संगठक है, आपके घर में कब से आ रहा है? ऐसा है कि विधिवत तो मेरे घर में 81 के शुरुआत से आ रहा है, लेकिन चूंकि मेरे पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे, और 80 से पहले उनकी पोस्टिंग बड़ौदा हाउस में थी, उसके बाद उनका ट्रांसफर कश्मीरी गेट हो गया था। कश्मीरी गेट पर आपके ही नामा राशि श्री रतन सिंह जी मेरठ के थे, वो बड़े सक्रिय थे इस आंदोलन में। तो 14 अप्रैल 84 को पेपर 80 को ये पेपर की शुरुआत होती है, तभी से वो मेरे 50 पैसे का पेपर होता है। मेरे पिताजी के अधीनस्थ वो काम करते हैं, मेरे पिताजी को पेपर देने लगते हैं। चूंकि मेरे पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उनके साथी होने के नाते, अधीनस्थ होने के नाते, वो हालांकि 10 रुपए भी नहीं लेते, 20 पेपर देते हैं, और फिर उसके बाद फिर जब 20 शुरू और देते हैं तब पैसे लेते हैं। तो वो पिताजी वीकेंड पर चूंकि इटावा आते थे, तो अपनी अटैची में डाल लाते थे, और मुझे पढ़ने का शौक था, तो वो मैं पढ़ता था। तो उसके पढ़ते पढ़ते मुझे लगाव हो गया कि ये तो एक नई चीज थी, हमारे घर में इस तरह का वातावरण था नहीं। तो पढ़ते पढ़ते इस आंदोलन के प्रति मेरा झुकाव हुआ। इसके बाद मास्टर पन्नालाल जी जो GIC में थे, वो उस पेपर को वितरित करते थे, करने लगे इटावा में। तो जब वितरित करने लगे, तो 2 हमारे साथी थे जो हमारे साथी काम करते थे रेलवे में, श्री रामस्वरूप जी और मिस्टर BL बंसल।
वो उनको पेपर देते थे लेकिन मुझे पेपर नहीं देते थे। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि मार साहब ये बताइए कि ये आप जो बहुजन समता अखबार है, ये मिस्टर बंसल को देते हैं और श्री रामस्वरूप बाबू को देते हैं, ये तो बाहर के लोग हैं, ये बंसल आगरा के हैं और ये रामस्वरूप बाबू कानपुर के हैं, मैं यहीं का हूं और मेरी आपकी पुरानी जान पहचान है, जीआईसी में जब पढ़ता था तब से जान पहचान है मेरी आपकी, लेकिन आप मुझे पेपर नहीं देते हैं, ये क्यों नहीं देते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये पेपर आपके मतलब का नहीं है। हमने क्यों नहीं है? कि ये जो बंसल हैं और ये श्री रामस्वरूप जी हैं, ये गांव देहात के लोग हैं और ये गांव देहात के मतलब का पेपर है, बाबा साहब की बात वो लोग शिद्दत से समझते हैं, आप चूंकि शहर के रहने वाले हैं और इसलिए आपके मतलब का नहीं है। तो मैंने कहा मार साहब आप गलतफहमी में हैं, मैं तो जंगल के गांव का रहने वाला हूँ, पेड़ का रहने वाला हूँ, चंबल और जमुना के खदानों का रहने वाला हूँ, मेरा गांव कचौरा घाट है, वहां का रहने वाला हूँ। ये तो पिताजी ने शहर में मकान बनवा दिया पढ़ने लिखने के लिए, तो यहाँ का आप समझ रहे हैं कि मैं शहर का रहने वाला हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ और ये पेपर मेरे लिए शुरू कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप 25 रुपए दीजिए, साल भर के लिए आपको पेपर शुरू। तो उसी दरम्यान मैंने 25 रुपए दिए और वो पेपर शुरू हो गया और पेपर पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में परिवर्तन आया। और जब चूंकि परिवर्तन आया तो पिताजी पढ़ते नहीं थे पेपर को, तो पिताजी से जब बातें होती तो पिताजी कहने लगे कि अरे ये तुम क्या चक्कर में पड़ गए हो बाबा साहब, और ये सब तो तुम किस रास्ते पे जा रहे हो। तो घर में भी मुझे काफी विरोध झेलना पड़ा, इस तरह की बातें रही घर में। तो इसी दौरान जो कैडर कैंप हुआ तो उसमें और दिलचस्पी बढ़ी। उसके बाद हम लोगों को प्रोग्राम चंडीगढ़ जाने का बन गया। अब चंडीगढ़ की मैं घटना आपको सुनाना चाहूंगा। चंडीगढ़ हम लोग कालका मेल से जाते हैं। कालका मेल अपने टाइम की मशहूर गाड़ी है और बड़ी टाइम की पंचर गाड़ी थी और गाड़ियां लेट हो जाती हैं, लेकिन कालका मेल। खैर जब हम चंडीगढ़ जाते हैं तो सवेरे चंडीगढ़ पहुंचते हैं करीब 5 बजे, 14 अक्टूबर 81 को। तो जब 5 बजे पहुंचते हैं तो हम लोग फ्रेश होने के लिए वेटिंग हॉल में जाते हैं, पांचों लोग। तो वेटिंग हॉल में जो नजारा देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वहां पर कर्पूरी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी होते हैं, उनके साथ एक नौजवान होता है दाढ़ी, काली दाढ़ी का। तो चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री रह चुके थे और उस टाइम मेरी उम्र भी 25 साल थी, तो ज्यादा जानकारियां नहीं थी और हमारे साथी थे वो भी नहीं जानते थे। कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग जानते थे। तो हम लोग उनसे हम लोगों ने नमस्ते वमस्ते की, बातचीत की। तो वो बड़ा प्रेम से हम लोगों से मिले और उन्होंने मतलब दूसरे व्यक्ति का परिचय कराया कि ये श्री रामविलास पासवान जी हैं। लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि जिस प्रोग्राम में हम जा रहे हैं उसी प्रोग्राम में ये लोग भी जा रहे हैं। तो 10 बजे 9-10 बजे के बाद फ्रेश फ्रेश होकर हम पहुंच गए। सेक्टर 17 में प्रोग्राम था और वो परेड ग्राउंड मैदान था, जो मार्केट, मेन मार्केट था वहां पर। और उसका मानवर कांसीराम साहब ने तत्कालीन नाम अंबेडकर मैदान दे रखा था। तो उसी मैदान में लगभग 11 बजे मानवर कांसीराम साहब से मेरी मुलाकात होती है। और मुलाकात के बाद में बताता हूँ कि हम लोग इटावा से आए हैं। तो हमारे एक साथी जो पन्ना लाल जी थे, उनकी चूंकि पहले दिल्ली में मुलाकात हो चुकी थी, तो वो कहते हैं हाँ पन्ना लाल जी मैं जानता हूँ। और ये आदर्श भी, क्यों उससे पहले 2 अधिवेशन हो चुके थे, एक नागपुर में एक दिल्ली में। नागपुर में हमारे साथी श्री एस.आर. आदर्श जी जो हमारे बीच नहीं रहे बैंक के, वो गए थे पहले वामसेफ के अधिवेशन में। दूसरा अधिवेशन दिल्ली में रामलीला मैदान में हुआ था, उसमें मास्टर पन्ना लाल गए थे। 2 लोग हमारे इटावा से गए थे। और उसके बाद जो तीसरा हुआ, और जो तीसरे के बाद मानवर कांसीराम के नेतृत्व में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। और उस तीसरे अधिवेशन में मानवर कांसीराम साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई थी, तो वो मैं बताना चाहूंगा। वो ये था कि कांसीराम साहब को उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत काम किया और महाराष्ट्र में जो उन्होंने काम किया तो उनको, उनके अनुभव से उन्हें धोखा बहुत मिला। और वही मतलब धीरे धीरे उत्तर भारत में उनके साथ हुआ। तो वो धोखा खाते हुए भी चूंकि उनका इरादा अटल था और मजबूत, उनमें आत्मविश्वास बहुत था। और वो उनका आत्मविश्वास ही था, वो इतना बड़ा काम इस मुल्क में कर गए। बल्कि यानी हम लोग कभी कभी देखते थे जहां जाते थे 4-4 5-5 लोगों से ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन वो 4-5 लोगों में भी अपनी बात
रखते थे। खैर, चंडीगढ़ की बात चल रही है तो चंडीगढ़ में मानवर कांसीराम साहब ने उसी टाइम बता दिया था कि शीघ्र ही मैं बामसेफ को खत्म करने वाला हूं, क्योंकि बामसेफ को मैं, वो समझ रहे थे कि बामसेफ को लोग मुझसे छीनने वाले हैं। तो उन्होंने कहा था कि बामसेफ को मेरा इरादा था मॉरल बेस पे चलाने का, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इसे रजिस्टर कराया जाए। तो हम तो अपने आंदोलन को मोरल बेस पे चलाना चाहते हैं, तो लिहाजा मैं अब ये बामसेफ जो है लिमिटेड बन के रह गया है, ये आंदोलन कर नहीं सकता है और बहुत सी चीजें। तो मानवर साहब ने कहा था कि मैं शीघ्र ही नया संगठन बनाऊंगा, उससे आप लोगों को जुड़ना होगा, और वो संगठन आंदोलन और क्रांति के लिए होगा, तो उसमें आप लोग नहीं जुड़ पाओगे, तो आप लोग अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को, जो युवा हो रहे हैं, उनको जोड़िएगा। तो उसी के पश्चात ये चंडीगढ़ में 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 5 दिन का अधिवेशन था। और चूंकि मानव साहब जो तिथियां चुनते थे वो बड़ी ऐतिहासिक होते थे, क्योंकि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 56 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उसके 25 साल बाद ये प्रोग्राम कांसीराम साहब आयोजित कर रहे थे उसी तारीख को। और इस तारीख के मात्र कुछ दिन बाद जब मानवर बाबा साहब का परिनिर्वाण होता है, 6 दिसंबर को मानवर कांसीराम साहब DS4 बना लेते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो DS4 बनाते हैं वो कम ही लोगों को मालूम होगा कि कहाँ बनाई और कैसे बनाई। DS4 का एक मानवर कांसीराम साहब बैनर बनवाते हैं, और बैनर करोल बाग के कार्यालय में 10x10 के कमरे में लगाते हैं, जहां जिस तरह अभी हम लोग अपनी सेटिंग करते हैं कि देखिए फ्रेम में हम आ गए कि नहीं आ गए। तो एक दिलीप मेंढे हुआ करते थे फोटोग्राफर, जो बहुजन संकट के लिए फोटोग्राफी करते थे। बाद में उन्होंने तीसरी कसम फिल्म भी बनाई। तो वो फोटोग्राफी उन्हें वो 10x10 के कमरे में मानवर कांसीराम साहब का फोटो और बैनर पूरा आ जाए, लेने के लिए काफी एंगल बनाना पड़ा। तो आज भी मतलब कांसीराम साहब ने केवल अकेले फोटोग्राफर और बैनर और मानवर कांसीराम साहब ने DS4 बना लिया, और उसका उसके तुरंत ही बाद धुआंधार काम किया। और दिसंबर में जब उन्होंने बनाया, मई में हरियाणा के चुनाव आ गए। तो हरियाणा के चुनाव में कांसीराम साहब ने पूरी 90 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए गए, और उस हरियाणा के चुनाव में भी मुझे जाने का अवसर मिला। ये रामनरेश, जो लोग आर्यन आर्या के नाम से जानते हैं, वैसे उनका पूरा नाम रामनरेश आर्या हुआ करता था। जो मूल रूप से हमारे इटावा के थे, सर्विस उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ में वहां की थी, मथुरा में, तो लोग मथुरा का जानते हैं, लेकिन वो इटावा के थे और हम इटावा वालों से लगाव था। तो एक दिन हमारे पास आते हैं इटावा, चूंकि हम स्टेशन पर होते हैं तो तमाम मैसेज वो हमको छोड़ के चले जाते हैं कि ऐसा है, चुनाव है हरियाणा का, और आप लोगों को कांसीराम साहब ने बुलाया कि कम से कम इटावा से 10 लोग तो आने ही चाहिए। तो मैं फिर अपनी यूनिट से, बामसेफ यूनिट से कहता हूँ कि ऐसे ऐसे साहब का संदेश आया है। तो लोग, मास्टर कर्नल कहते हैं कि लोगों को तैयार करते हैं, तो लोग तैयार नहीं हो पाते हैं क्योंकि कहीं जाने आने में खर्चा भी होता है, रहना भी पड़ता है। तो मैं और श्री राम स्वरूप जी, दो लोग हरियाणा के चुनाव में जाते हैं। मास्टर पन्नालाल जी कहते हैं कि आप लोग पहुंचिए, मैं 2 दिन बाद आता हूँ। तो एक हफ्ते हम लोग उस हरियाणा के चुनाव में रहते हैं। तो हरियाणा के चुनाव जो होते हैं, वो जो हमारा पार्टी कार्यालय था करोल बाग में, उसके पास ही कीकर चौक एक है और अग्रवाल धर्मशाला है। तो मानवर कांसीराम साहब पूरी धर्मशाला ही महीने भर के लिए बुक करवा लेते हैं, और उसी धर्मशाला से हरियाणा के चुनाव का पूरा संचालन होता है। और ये प्रायोगिक था, DS4 के बैनर तले होता है। अच्छा, अब चूक होता क्या है कि देखिए, इस संदर्भ में मैं बताना आपको चाहूँ कि जब 84 का बहुजन समाज पार्टी का चुनाव हुआ, तो वो चुनाव मानवर कांसीराम साहब ने 425 सीटों पर लड़ा, लेकिन चुनाव तकनीकी खामियों की वजह से 193 सीटें कम करके 22 या 23 सीटें मात्र रह गई थी। तो इस तरह की चुनाव आयोग की, मीडिया की धोखाधड़ी शुरू से ही बामसेफ के साथ होती रही। तो ये DS4 के बैनर तले 90 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन वो लिखत पढ़त में बाद में 42 सीटें ही रह गई थी, और नतीजा तो बहुत अच्छा नहीं आया था, सैकड़ों की तादाद में वोट मिले थे। लेकिन उससे
DS4 को पूरे मुल्क में एक पहचान मिल गई थी कि DS4 ने चुनाव लड़ा। जो राजनीति समझते हैं उनकी आंखों में खटकने लगी थी कि ये आंदोलन कांसीराम जो कर रहे हैं वो मतलब मनवादी व्यवस्था के लिए खतरनाक आंदोलन होगा। तो इस तरह मनमोहन साहब ने अपनी मूवमेंट को बढ़ाया है। और उस दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले मुझे महेंद्रगढ़ भेजा गया। मनमोहन कांसीराम साहब ने पूछा कि कहाँ जाओगे, तो मैंने कहा हमें तो हरियाणा का आइडिया नहीं है, आप जहाँ भेजेंगे चले जाएंगे, हम तो काम करने के लिए आए हैं। तो वहां दो लड़के खड़े थे मथुरा के। तो साहब ने उनसे पूछा कि भाई तुम महेंद्रगढ़ गए हो? तो उन लड़कों ने बताया कि हम महेंद्रगढ़ तो नहीं गए हैं, लेकिन रेवाड़ी तक हम गए हैं, उसके आगे महेंद्रगढ़ है। तो कि ठीक है, आज आप लोगों को महेंद्रगढ़ जाना है। तो दो लड़के मथुरा, जिनका एक का नाम मुझे अभी याद है, रूपकिशोर था, पढ़ने वाले लड़के थे, उनकी छुट्टियां हो गई थी। तो कांसीराम साहब ने कहा कि ये दो लड़के आपके साथ जाएंगे क्योंकि ये छात्र हैं और आप लोग एम्प्लॉई हैं, तो इन दोनों का खर्चा आपको ही वहन करना पड़ेगा। तो हम लोग बस से कश्मीरी गेट अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे से महेंद्रगढ़ के लिए बस पकड़ी। बस पकड़ के महेंद्रगढ़ गए। तो महेंद्रगढ़ हम लोग दोपहर में पहुंच गए, करीब 2 बजे, 11 बजे से चल के। तो जब 2 बजे से पहुंच गए तो प्रत्याशी का मालूम किया तो 3-4 घंटे हमको प्रत्याशी को खोजने में लग गए जो वहां प्रत्याशी लड़ रहा था। तो खैर अंततोगत्वा प्रत्याशी आया और प्रत्याशी ने बताया कि हमने तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन और लोगों से पूछताछ करने दलित बस्तियों में हम गए तो मालूम पड़ा कि यहाँ तो कोई काम नहीं है DS4 का। तो हमने उसको लिखवा लिया लोगों से कि भाई आप लिख दीजिए। तो जो बता रहा था उसने कहा हम पढ़े लिखे तो है नहीं है। तो एक पढ़े लिखे बच्चे से कहा भैया ये जो बता रहे हैं वो लिख दीजिए, इनके दस्तखत करवा लेंगे। उसने ये कहा था कि हम दस्तखत कर लेते हैं, तो इनके दस्तखत करवा लेंगे। तो उससे लिखवा लिया कि ये व्यक्ति तो कोई काम कर नहीं रहे जिनको टिकट दिया गया है। इस तरह लिखवा के हम लोग लौट आए। जब लौट के आए तो हमको दिल्ली लौटते लौटते में रात के 1 बज गया, क्योंकि हमको सीधी बस मिली नहीं, नारनौल तक की बस मिली। नारनौल में भी हमको 1-2 घंटे दिल्ली के लिए बस का, तब बस सर्विस इतनी बढ़िया नहीं थी, तो 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ा। अंततः हम 1 बजे आए। और उन दिनों, आजकल तो दिल्ली सोती नहीं है, उन दिनों रात में दिल्ली सो जाती थी। ये जो 4 दशक पुरानी बात बता रहा हूँ। तो सन्नाटा हो गया था, दिल्ली सो चुकी थी। साधन भी हमको कुछ मिला नहीं, लेकिन वो लड़के रास्ता जानते थे। तो हम लोग पैदल पैदल चलते हुए करोल बाग आए। एक आध जगह पुलिस वालों ने भी परेशान किया, कुत्तों ने भी परेशान किया। खैर अंततः हम लोग आ गए। लेकिन महेंद्रगढ़ में भी कुछ खाने को नहीं मिला था, तो भूखे बहुत थे हम लोग। तो जब अग्रवाल धर्मशाला में आए तो वहां पर जो लोग थे उनसे कहा भाई कुछ खाने को तो दीजिए। तो वहीं हमने देखा अस्त व्यस्त मनोहर कांसीराम साहब भी फर्श पर लेटे हुए सो रहे थे। तो जो रसोई का काम देख रहे थे उन व्यक्ति ने कहा कि भाई खाने को कुछ है नहीं है, चावल हैं थोड़े से, उससे काम चला लीजिए। तो हमने कहा चावल के साथ छोले बोले या और कुछ नहीं है? ये और कुछ तो नहीं है, नमक है, नमक से खा लीजिए। तो कि अभी 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 साहब भी आए हैं 15-20 मिनट पहले, वो भी नमक से खा के सो गए कि कुछ बचा ही नहीं था। तो आपको जान के ताज्जुब हुआ कि चूंकि हम लोग सर्विस में थे तो ऐसा अच्छा खाने लगे थे, तो नमक से वो चावल खा के और पानी पी के सो गए। उसके बाद जब सवेरा होता है तो मानवर कांसीराम साहब को अपनी रिपोर्ट देते हैं कि साहब महेंद्रगढ़ हम गए थे, महेंद्रगढ़ में तो कोई काम हो नहीं रहा है। तो जो प्रत्याशी था वो मीटर गेज की लाइन से हमसे पहले दिल्ली आ गया, वो इतना उस्ताद था। तो वो हमारी बात को लगने न दे कि नहीं साहब हम तो बड़ा धुआंधार काम कर रहे हैं और ये है वो है। तो जो हम कागज लिखा के लाए थे वो हमने प्रस्तुत कर दिया कि साहब देखिए ये हम वहाँ के स्थानीय लोगों से लिखवा के लाए हैं और ये। तो खैर हमारी बात साहब ने मानी और उसको डांटा भी। तो उसके बाद फिर साहब ने कहा कि अब आप लोग कहाँ जाना चाहेंगे? तो हमने कहा साहब कहीं भेज दीजिए, महेंद्रगढ़ वाली जैसी जगह मत भेजिए। तो साहब सोचते रहे, फिर साहब ने कहा आप फरीदाबाद जाएंगे? हमने कहा बिल्कुल चले जाएंगे। तो साहब ने हमको फरीदाबाद भेजा। तो फरीदाबाद में एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, नाम कौशलपुर या इस तरह का कुछ है, याद नहीं आ रहा, पहाड़ों में थी। और वो जो चुनाव लड़ रहे थे उनका नाम मुझे याद है, तेज सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वो फरीदाबाद में रहते थे। तो उन्होंने हमको पहाड़ों पर भेज दिया कि आप, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी तो पहाड़ों पर है, जहाँ ये सीमेंट और ये सब बनता काम होता, वहां आप चले जाइए। तो हम और रामस्वरूप बाबू दोनों लोग, जो उन्होंने पता बताया, वहां पहाड़ों पर चले गए। जब पहाड़ों पर गए तो वहां देखा कि छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थी।
हुई थी, और उनमें बड़ा मुश्किल से चारपाई भी अंदर नहीं जा पाती थी, आधी जा पाती थी, आधी नहीं जा पाती थी, और किस तरह लोग मतलब जीवन यापन कर रहे थे। और वो जो मजदूर थे वो भी पूर्वांचल और बिहार के थे, जिनके बीच में हम लोग गए और कि आप ऐसे से मिल लीजिए। तो लेकिन उन्होंने आत्मीयता बहुत दिखाई। आत्मीयता का यह आलम था कि 3 दिन करीब करीब हम पहाड़ों पर रुके, तो बेचारे मजदूर लोग वो थे, वो दूर से हमारे लिए डबल रोटी और चाय की व्यवस्था करके लाते थे। मैं देखता था नीचे, तो एक दिन मैंने कहा भी कि भाई देखिए, हम भी आप ही जैसे हैं और आप ये सब परेशान मत होइए, जो आप खाते हैं, जो बनाते हैं, वही हम खाएंगे और आपके साथ ही रहेंगे। तो इस तरह फिर बाद में उन्होंने हमें, जब चुनाव प्रचार बंद हो जाता तो शहर में बुला लिया, तो फिर शहर में बुला लिया, तो फिर तेज सिंह जी ने अच्छी व्यवस्था की और अच्छा सब कुछ किया। लेकिन 3 दिन जो पहाड़ों पर रहे, सोबरन सिंह जी, आज ये बताइए कि बहुजन संगठक कितना कॉपी आपके पास रखा हुआ है? बहुजन संगठक ऐसा है, देखिए, बहुजन संगठक शुरू से लेकर आखिरी तक सब कॉपी रखी हुई है, और ठीक है। वो कॉपी कॉपी रखने में हमारी माताजी का बहुत बड़ा योगदान है। माताजी हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी, और आपको जान के ताज्जुब होगा, जब 84 में बहुजन समाज पार्टी बन गई थी और उसके बाद 84 के अंत में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो हमारे 4 वोट थे हमारे घर में, मेरा, मेरी पत्नी का, मेरे फादर का और मेरी माताजी का। तो माताजी हमारी विचारधारा में बदल गई थी। तो जब वोट पड़े तो शाम को हमने पिताजी से पूछा, पिताजी कहाँ वोट के डाल के आए? तो पिताजी ने हाथ दिखा दिया कि हम तो यहाँ डाल के आए हैं कांग्रेस में। तो हमने कहा, पिताजी आपके साथ रतन सिंह जी काम करते हैं, धुआंधार काम करते हैं और बहुजन संकट देते हैं, और आप फिर भी मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। तो माताजी से पूछा, तो माताजी ने फख्र से कहा, हाथी में वोट दिया है। और हमने और हमारी मिसेज ने तो हाथी में वोट दिया ही था। तो मेरा मतलब यह है कि मेरी माताजी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों बहुजन संगठन देखती थी तो वो खुद संभाल के रखती थी बहुजन संगठन को, खास तौर से। और जब मैं आगरा आने लगा तो मैंने माताजी से कहा कि देखिए, मैं तो बांटता रहता हूँ, बहुजन संगठन भी बांटता रहता हूँ, और चंडीगढ़ से मैं नाम से परिचय नाम की एक रुपए 25 पैसे की किताब थी, वो तमाम सारी किताबें लाया था, क्षेत्र में बांट दी थी। और क्योंकि स्टेशन पर होने के नाते ये जो एएच व्हीलर से मुझे मैटर बहुत मिल जाता था देखने को, जो भी निकलता था मैटर मिल जाता, तो मैं उसकी फोटो कॉपी करवा के क्षेत्र में बहुत बांटता था। तो बहुजन संगठन मेरे पास बहुत है, और मतलब शुरू से आखिर तक सभी हैं, लेकिन बीच बीच में चूंकि बांटने की प्रक्रिया थी और इसी तरह ये आंदोलन बढ़ा। आज की तारीख में मुझे दुख होता है, दुख इसलिए होता है कि काश मैं उनको संभाल के रखे रहता, बांटता ना, लेकिन अगर बांटता ना तो हमारा आंदोलन नहीं बढ़ता, तो वो भी जरूरी था। ये नहीं जानता था कि अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि आप जितने लिटरेचर हैं बहुजन संगठक के, चाहे तमाम वो अम्बेडकरनामा को दीजिए, हम पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाएंगे। बांटने से जितना दूर तक गया होगा हम सुनाएंगे तो उससे और ज्यादा दूर तक बातें पहुंचेंगी। शुक्रिया सोमराज जी, आपसे फिर किसी और मुद्दे हाँ, पे चर्चा करेंगे। हाँ ठीक है, एक मिनट, आप मेरी फेसबुक पोस्ट पर जाएं तो आपको बहुत मैटर मिल जाएगा, और वो बहुजन संगठन से ही लिया है और कुछ व्यक्तिगत है, और आपको बहुजन समाज के बारे में बहुत मैटर मिलेगा। नहीं, धन्यवाद आपका, मुझे देखने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। मैं फेसबुक पे भी देखूंगा, लेकिन जरा नॉर्मल स्थिति हो जाए तो हम ओरिजिनल भी चाहेंगे, क्योंकि इसको हाँ, डिजिटल बनाने के लिए। हाँ, ओरिजिनल आपको मिल सकते हैं, लेकिन चूंकि अब उससे मेरी माताजी की आदत जुड़ गई, इसलिए जुड़ गई है कि वो मैं नष्ट करना, रत्ती में बेचना चाहता था, लेकिन माताजी ने कहा कि नहीं, और वो खुद पैक करके आगरा लाई। और मेरी माताजी मेरे साथ नहीं है, तो उनसे यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। तो अब मतलब जो बच्चा है, आपको मिल सब जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके लिए मैं 10 साल की हंस रखे हुए हूँ, पैक किए हुए, और ये आपको जान के ताज्जुब होगा, 3 साल से रखी हुई है। आपका यहाँ पर एक प्रोग्राम था, तो मैं सोचता था आप आओगे तो आपको दे दूंगा, लेकिन आप उस प्रोग्राम में भी नहीं आए, और दूसरे साल भी प्रोग्राम हुआ, उसमें भी नहीं आए। तो इंटेलेक्चुअल की बात बताता हूँ, जो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, वो अपने यहाँ पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, और वो आपके प्रोग्राम का मेरे यहाँ अभी तक पोस्टर लगा हुआ है मेरे दरवाजे पर। और जो मतलब हमें चाहता हूँ कि किसी निजी कारणवश नहीं आ पाया, लेकिन अब स्थिति नॉर्मल होगी तब आऊंगा। माफी चाहता हूँ, मैं नहीं आ पाया था। चलिए, आपसे जल्दी फिर हम बात करते हैं। दूसरी बात है कि आप बहुजन संगठक, आप हमें दें न दें, आप एक काम करिए, कुछ पैसा लोगों से इंतजाम कीजिए और उसका जो है
डिजिटल बनवा लीजिए, सबको स्कैन करा के डिजिटल बनवा लीजिए, ये कह रहा हूं मैं। वो परमानेंट हो जाएगा, कागज फट जाएगा लेकिन डिजिटल नहीं खराब होगा, उसको ऑनलाइन कर दीजिए सब। हाँ, ये बात तो आपने सही कही। एक छत्तीसगढ़ के नवयुवक ने ये बात कही थी, लेकिन चूंकि ये तकनीकी चीजें हैं ना, और मैं उम्र में 65 साल अब मेरी उम्र हो गई है, तो तमाम चीजें नहीं समझ पाता हूँ। और आपसे जब मुलाकात हुई थी, सुनिए ना, नहीं समझ पाते हैं, किसी लड़के को बोलिए, पैसा खर्चा होगा, डिजिटल वाला ला के स्कैन करके पूरा घर पे ही बैठ के डिजिटल बना देगा। चलिए शुक्रिया, और आपकी माता जी को भी शुक्रिया कि जिन्होंने इतनी मेहनत से सारे कागजात बचा के रखे हैं। शुक्रिया सुब्रन हाँ, साहब, आपसे फिर मुलाकात हो। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद।